दोस्तों जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग ध्यान देते हैं उसके रिटर्न्स के ऊपर कि इस पर्टिकुलर फंड ने कितने परसेंट की रिटर्न यहाँ पे जनरेट करी हुई है। उसने 15% की रिटर्न जनरेट की है, किसी फंड ने 20% की जनरेट की है, किसी फंड ने 25% की जनरेट की हुई है। ये फंड टू फंड वेरी करता है और इन रिटर्न्स को ही देख के हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये फंड हमें वेल्थ बना के देगा। शायद ही किसी का ध्यान उस फंड के टैक्सेशन एंड चार्जेस के ऊपर जाता है और टैक्सेशन एंड चार्जेस ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अगर आपने इनको ध्यान नहीं दिया तो ये डायरेक्टली आपकी वेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे और वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि किसी भी म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन किस तरीके से होता है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे आपको जो प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, जो भी इनकम जनरेट हो रही है, उस पर आपका टैक्सेशन किस तरीके से अप्लाई होगा। किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कौन कौन से चार्जेस आपके वेल्थ के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड में या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वरना फ्यूचर में आपको भी ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी समझने में कि मैंने इन्वेस्ट तो इतना सारा अमाउंट किया था बट रिटर्न हमें काफी ज्यादा कम मिले हैं, तो बाकी का अमाउंट कहाँ चला गया। तो देखिए, म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन उसकी स्कीम के अकॉर्डिंग होता है। जिस टाइप की स्कीम होती है उसके अकॉर्डिंग टैक्सेशन अप्लाई होता है। हम एक एक करके इन सारी स्कीम्स को समझेंगे। आपको पता होगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर 3 तरीके की स्कीम्स होती हैं, एक इक्विटी सेगमेंट, एक डेट सेगमेंट, एक हाइब्रिड सेगमेंट। इक्विटी सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जहां पे मेजॉरिटी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी सेगमेंट में किया जाता है। डेट सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जहां पे आपका डिवेंचर, बॉन्ड्स, इन सारी जगहों पे इन्वेस्ट किया जाता है। एंड हाइब्रिड क्या होता है, इक्विटी एंड डेट का मिक्सचर होता है। तो जो टैक्सेशन अप्लाई होता है इन तीनों के ऊपर वो अलग तरीके से अप्लाई होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले इक्विटी सेगमेंट के बारे में, बिकॉज सबसे ज्यादा मेजॉरिटी लोग जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इक्विटी सेगमेंट में करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको रिटर्न काफी ज्यादा हायर देखने को मिलता है और इसी के साथ ही रिस्क भी हायर देखने को मिलता है। सो इक्विटी सेगमेंट में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम तक उस फंड को होल्ड किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टैक्स लगने वाला है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस के बारे में। अब देखिए, अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को परचेज करा हुआ है और उसका जो होल्डिंग पीरियड है वो 12 मंथ या फिर उससे कम का है, मतलब आपने जो म्यूचुअल फंड होल्ड किया या तो 12 महीने के अंदर तक होल्ड किया है या 12 महीने तक होल्ड किया है, तो वो लेस देन 1 ईयर के अंदर यहाँ पे आ जाता है और इस पे जो टैक्सेशन आपका अप्लाई होता है वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब आप सोच रहे होगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें कितना यहाँ पे देना होगा। तो देखिए, अगर आप 1 साल के अंदर यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल करते हो तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, करंट टाइम पे यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो है 20% का। तो अगर आप शॉर्ट टर्म किसी भी म्यूचुअल फंड को सेल करते हो तो आपको 20% का कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है। इसमें कोई भी स्लैब रेट वगैरह नहीं लगती है, ये डायरेक्ट आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। देन अगर आप उसी म्यूचुअल फंड को अगर 12 महीने से ऊपर अगर आप होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर चला जाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा 12.5% का। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को सेल करते हो तो यहाँ पे 20% का यहाँ पे टैक्स लग जाएगा आपको, और अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो कि 12.5% का है। अब एक बार ये भी समझ लेते हैं कि अगर आपको ये डिफाइन करना है कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं इसमें कितना परसेंट अमाउंट हमारा इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्ट होता है। तो देखिए, जनरली अगर कोई भी इक्विटी सेगमेंट का म्यूचुअल फंड है तो 65% यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो हमारा इक्विटी सेगमेंट में जाता है। बाकी का जो अमाउंट होता है वो यहाँ पे फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इन दोनों के ही अंदर आपको जो यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वैसे आप में से अगर किसी को पता है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट का क्या मतलब होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी की तरफ। अब तक तो हमने इक्विटी सेगमेंट की बात करी है कि अगर आप इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको किस तरीके से टैक्सेशन मिलने वाला है। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है इक्विटी में तो आप इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप डेट सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हो, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपके ऊपर किस तरीके का यहाँ पे टैक्सेशन लगने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे डेट सेगमेंट पे जो यहाँ पे टैक्सेशन लगता है उसमें अलग अलग रूल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि रूल्स यहाँ पे चेंज भी हुए हैं। अगर आपने यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड यूनिट है डेट सेगमेंट की वो आपने परचेज करी है बिफोर 1 अप्रैल 2023, अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के पहले यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड यूनिट परचेज की है तो उस पे जो
टैक्सेशन लगेगा वो शॉर्ट टर्म में लगेगा स्लैब रेट के हिसाब से। जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टैक्स देना रहेगा। और ये जो शॉर्ट टर्म यहाँ पे डेफिनेशन आई है शॉर्ट टर्म की, वो है 36 मंथ की। तो अगर आप 36 मंथ के अंदर अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को सेल करते हो तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और जो टैक्सेशन लगेगा वो किसी भी तरीके का फ्लैट टैक्सेशन नहीं है, आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 36 मंथ से ऊपर अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हो तो उस पर जो आपका टैक्सेशन लगेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लगेगा। उसमें भी आपको 20% का टैक्स लगेगा प्लस इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये तो उनके हिसाब से टैक्सेशन हो गया जिन्होंने 2023 के पहले की म्यूचुअल फंड यूनिट्स यहाँ पे परचेज करी हुई हैं। अब जो भी नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, वो अगर जानना चाहते हैं कि हमें डेट सेगमेंट में कितना यहाँ पे टैक्सेशन लगेगा, या फिर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आप जानना चाह रहे हो कितना टैक्सेशन लगेगा, तो सबसे पहले ये जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसको यहाँ पे रिफाइन किया गया है। पहले जो 36 मंथ का टेन्योर था उसको यहाँ पे 24 मंथ्स का कर दिया गया है। तो अगर आप 24 मंथ्स के अंदर अगर किसी म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल करते हो तो यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 24 मंथ से ऊपर अगर आप कोई भी यूनिट सेल करते हो तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 24 मंथ के इक्वल या फिर 24 मंथ से कम है तो यहाँ पे आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स यहाँ पे लगने वाला है। लॉन्ग टर्म का है, अगर 24 मंथ से ऊपर अगर आपने उसकी होल्ड कर रखा है तो उस पर आपका जो टैक्स लगेगा वो लगेगा इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से। बट यहाँ पे कैच ये है कि 2023 से पहले अगर आपने होल्ड किया था तो उस पर आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा था, बट यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होगे हमने यहाँ पे इक्विटी सेगमेंट की बात कर ली, हमने डेट सेगमेंट की बात कर ली, व्हाट अबाउट हाइब्रिड फंड? देखिए हाइब्रिड फंड अगर है और वो 65% से कम अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर होल्डिंग रख रहा है इक्विटी सेगमेंट की, तो देखिए वो डेट सेगमेंट के अंदर ही उसको ट्रीट किया जाएगा। और अगर वो उससे ऊपर की होल्डिंग रख रहा है तो वहाँ पे वो इक्विटी सेगमेंट के अंदर चला जाएगा। बिकॉज मैंने आपको इक्विटी सेगमेंट में बताया भी था कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का मिनिमम यहाँ पे साइज होता है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का वो 65% होता है। तो अगर कोई हाइब्रिड फंड है उन्होंने 65% के लिमिट को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है तो वो ऑलरेडी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर जा चुका है, वो ऑलरेडी यहाँ पे इक्विटी सेगमेंट का फंड बन चुका है। तो हाइब्रिड जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पे कैटेगराइज होते हैं और टैक्सेशन भी उनका इन्हीं तरीके से होता है। तो दोस्तों अब आते हैं एक ऐसे टैक्सेशन के ऊपर जो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अप्लाई तो होता है बट बहुत सारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो है डिविडेंड इनकम। अगर आपने डिविडेंड प्लान लिया हुआ है म्यूचुअल फंड्स के अंदर और उस पर अगर आपको डिविडेंड आ रहा है तो उस पर किस तरीके से टैक्सेशन लगता है? तो देखिए अगर 2020 से पहले की बात करें तो उससे पहले क्या रूल होता था, कोई भी म्यूचुअल फंड या कंपनी आपको अगर डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है तो वो ऑलरेडी टैक्स कट करके आपको प्रोवाइड करती थी, तो उस पर आपको यहाँ पे टैक्सेशन नहीं देना पड़ता था बिकॉज वो ऑलरेडी टैक्स कट होके आ रहा है। बट अब क्या हो गया है कि जो भी डिविडेंड आ रहा है उसको आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स अप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज जो भी यहाँ पे आपको डिविडेंड मिल रहा है वो एज अ इनकम आपको अपनी ITR में शो करना पड़ेगा, और जो भी डिविडेंड आपको मिला है उसके ऊपर TDS जो डिडक्ट हुआ है वो आपको ITR फाइल करते समय रिफंड हो जाएगा। तो अब जो डिविडेंड का ये प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब आपको अपनी ITR फाइल करते समय शो करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे डिविडेंड रिसीव हुआ है। सो अभी तक तो जो ने बात करी है वो बात करी है टैक्सेशन के ऊपर कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको किस तरीके से किस कैटेगरी के ऊपर टैक्सेशन अप्लाई होने वाला है। बट एक म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्सेशन ही सिर्फ एक ऐसा पार्ट नहीं है जिससे आपके वेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। चार्जेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। तो सबसे पहला जो चार्जेस म्यूचुअल फंड्स के अंदर होता है जिसको बहुत सारे लोग काफी अच्छे से जानते हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो को देखने का लोगों का नज़रिया काफ़ी ज़्यादा अलग है। अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट करते टाइम, मैंने पहले ही बताया, लोग रिटर्न्स को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सपेंस रेशियो पे भी ध्यान देते हैं, सोचते हैं जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो कम है उतना ही अच्छा म्यूचुअल फंड वो होता है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो अगर बहुत ज़्यादा कम है, आपको रिटर्न्स भी अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सिर्फ इन चीज़ों के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है, एंड काफ़ी सारे लोगों को ये दिक्कत ऑलरेडी होती भी है। तो एक म्यूचुअल फंड किस तरीके से सही तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो बना देंगे। सेकंड चार्जेस है जो कि एग्जिट
लोड के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लोग एग्जिट लोड के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग बात नहीं भी करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड नहीं होना चाहिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि एग्जिट लोड जो चार्जेस होते हैं वो जनरली 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर तक के लगते हैं। तो अगर आप इनसे पहले प्री मैच्योर विड्रॉल यहाँ पे मार रहे हो तो यहाँ पे आपको एग्जिट लोड चार्जेस लग जाएगा, जो जनरली 1% का होता है। बट जनरली जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपका जो विजन होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, शॉर्ट टर्म का विजन नहीं होता है। और 1 ईयर से नीचे विड्रॉल करने पे एग्जिट लोड लग रहा है, तो अगर आप 1 ईयर के अंदर यहाँ पे विड्रॉल कर ही रहे हो तो आप इन्वेस्ट ही मत करो म्यूचुअल फंड में। बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा पार्क करने जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पार्क करने को आप मार्केट में 1 नाइट के लिए भी पार्क कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे ओवरनाइट फंड्स भी अवेलेबल हैं, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो आप ऑलरेडी पहले ही यहाँ से हट जाओ, आप आरडीज में इन्वेस्ट कर दो, एफडीज में इन्वेस्ट कर दो, वो ज़्यादा बेटर है अगर आपको पैसे की ज़रूरत है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो ही आप म्यूचुअल फंड में आओ। तो एग्जिट लोड का चार्जेस उतना ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, 1% का जो लग रहा है। अगर आपने सही तरीके से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है, आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, तो इस चार्ज से आपको कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट जो चार्जेस है वो है हमारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि STT के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो जनरली ये 0.001% का लगता है सेल ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड या सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर या सेल ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर। कोई भी सिक्योरिटी अगर आप मार्केट में सेल कर रहे हो तो उस पर आपको ये चार्ज देना ही पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा चार्जेस नहीं है, काफ़ी मिनिमल सा चार्जेस है, बट डेफिनेटली अगर आपका एक बहुत बड़ा कॉर्पस है उसके ऊपर इस चार्ज की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बट इसको आप किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये आपको देना ही पड़ेगा। बट आपको पता होना चाहिए कि आपके जो म्यूचुअल फंड रिटर्न्स के हैं उसके ऊपर किस तरीके के चार्जेस लगने वाले हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट चार्ज है हमारा स्टैम्प ड्यूटी। जब भी आप म्यूचुअल फंड परचेज करते हो तो उस पर आपको एक स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। पहले के समय में आपको पता होगा कि शेयर सर्टिफिकेट्स इशू होते थे तो उसके ऊपर स्टैम्प्स होती थी, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो ये स्टैम्प ड्यूटी एक डिजिटल तरीके की स्टैम्प ड्यूटी है जो आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। इसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये भी आपको देना ही पड़ेगा। चार्जेस की बात करें जो आपके कंट्रोल में, आप एग्जिट लोड को एक बार के लिए मैनेज कर सकते हो, अपनी एनालिसिस से आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने % के एग्जिट लोड पे यहाँ पे जाना है। बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसको आप अपने टेन्योर से मैनेज कर पाओगे। बट ये सारे जो चार्जेस हैं आप इनको बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकते हो, ये मैंडेटरी आपको देने ही पड़े। सो लास्ट में पूरी वीडियो को कंक्लूड करते हैं एक टेबल के थ्रू। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक टेबल शो रही होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर 65% से यहाँ पे इक्वल या 65% से यहाँ पे अगर ज़्यादा का यहाँ पे कोई भी वो है एक्सपोजर है तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आ जाता है। होल्डिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 12 मंथ से नीचे का टेन्योर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब 12 मंथ से ऊपर का टेन्योर है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे 20% का फ्लैट लगेगा, प्लस सेस यहाँ पे लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें 12.5% का यहाँ पे टैक्स लगेगा, और इसके ऊपर 1.25 लाख की लिमिट जो है यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। मतलब अगर इस पे आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पे 1.25 लाख आपका बच सकता है टैक्सेशन से। ये मैंने अभी आपको बताया है, पहले नहीं बताया था। तो जिन लोगों ने पहले ही वीडियो स्किप करके जा चुके हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। वैसे मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ था कि आप अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो तो एक काफ़ी अच्छा मेथड है जिससे आप अपने लॉस को यहाँ पे प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर पाओगे। अगर आपको पता है वो तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर जानना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। डेट एंड हाइब्रिड की बात करें तो अगर 65% से कम का एक्सपोजर है तो वो डेट के अंदर एंड हाइब्रिड के अंदर चला जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो यहाँ पे टेन्योर है वो 24 मंथ का है। टैक्सेशन एज पर स्लैब रेट यहाँ पे लग जाता है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस इन्वेस्टर के लिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। बिकॉज इन सारी चीज़ों को बिना समझते हुए अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा यहाँ पे रिस्क ले रहे हो। बिकॉज ना आपको उसके टैक्सेशन के बारे में पता है, ना चार्जेस के बारे में पता है। आप उसमें इन्वेस्ट तो कर दोगे बट यहाँ पे उसको लॉन्ग टर्म तक या तो कंटिन्यू कर नहीं पाओगे, या फिर जब आपको एंड में आपका अमाउंट मिलेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ क्या। वैसे अगर आप ये समझना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में और आप ये जानना चाह रहे हो कि कैसे हम एक राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएंगे तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट का लिंक है आई बटन में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।